First of all, we should concentrate on the heading of the section number 54 of the Income Tax Act 1961. And the heading of section 54 of the Income Tax Act 1961 is basically trying to provide you the essence of the entire provisions of section number 54. And the heading is basically saying profit on sale of property used for residence. मतलब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल करते हुए अगर कोई प्रॉफिट जनरेट करे तो, अगर टैक्सेशन लॉस के भाषा में बोला जाए तो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हुए अगर कोई कैपिटल गेन जनरेट करे तो वो कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन पाने के लिए व्हाट वुड बी द एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड व्हाट वुड बी द मोडस ऑपरेंडी ऑफ दैट एग्जेम्पशन, ये सारा बात पता करने के लिए सेक्शन 54 का स्टडी आवश्यक है। सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे, देन रिमेनिंग सबसेक्शंस को हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 का स्टडी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 इज सेइंग सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। मतलब सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 दोनों का प्रोविजंस अगर स्टडी करेंगे और स्टडी करने में दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन ऑब्जर्व कर पाएंगे तो इन केस ऑफ एनी कॉन्ट्राडिक्शन between the provisions mentioned in section 54 subsection 1 and section 54 subsection 2, so to the extent of that contradiction section 54 subsection 2 shall be followed। तो कॉन्ट्राडिक्शन के केस में सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 को फॉलो किया जाएगा, अदरवाइज दोनों सबसेक्शंस को साइमल्टेनियसली फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 खुद ही मान लिया कि सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 के पास ज़्यादा पावर है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 को इग्नोर करोगे। आप केवल टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन between the provisions mentioned in section number 54 subsection 1 and the provisions mentioned in section 54 subsection 2, section 54 subsection 1 का वो वाला एरिया को जहां कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कर रहे हैं उसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 उस केस में जीतेगा, सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 का प्रोविजंस को उस केस में फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज दोनों सबसेक्शंस को साइमल्टेनियसली फॉलो करना पड़ेगा। बात यहां तक क्लियर होगी। नेक्स्ट सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 हम लोग को बताएंगे कि कौन सा एसएससी को सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन का बेनिफिट एक्सटेंड किया जाएगा। मतलब आप लोग जानते हो टाइप्स ऑफ पर्सन कितना प्रकार का होता है, अकॉर्डिंगली एसएससी भी होगा डिफरेंट टाइप्स का। तो कौन सा टाइप्स का एसएससी को सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन का बेनिफिट एक्सटेंड किया जाएगा उसके बारे में सेक्शन 54 अभी हम लोगों को इल्यूमिनेट करेंगे। देखिए क्या लिखा है, where in the case of an SAC being an individual or a Hindu undivided family। मतलब सेक्शन 54 का जो एग्जेम्पशन का बेनिफिट है वो केवल ग्रांट किया जा रहा है इंडिविजुअल को और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, दूसरा कोई भी एसएससी इसका बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाएंगे, वो एलिजिबल नहीं होता है सेक्शन 54 का बेनिफिट पाने के लिए। तो एलिजिबल कौन होता है, केवल इंडिविजुअल और एचएफ, ये दोनों एलिजिबल होते हैं और कोई एलिजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट, कौन सा टाइप का कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने में कैपिटल गेन जनरेट किया है और वो कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन हम लोग मांग रहे हैं सेक्शन 54 में। तो टाइप ऑफ एसेट्स एंड नेचर ऑफ एसेट्स को लेकर अभी सेक्शन 54 बात कर रहा है। देखिए लिखा हुआ है, द कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग बिल्डिंग्स और लैंड्स अपार्टमेंट देयरटू एंड बीइंग ए रेसिडेंशियल हाउस, द इनकम ऑफ व्हिच इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपने जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड स्टडी किए थे सेक्शन नंबर 22 से सेक्शन नंबर 27 तक, आपने देखा था कि बिल्डिंग्स और लैंड्स अपार्टमेंट देयरटू को एक साथ बताया जाता था हाउस प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स और लैंड्स अपार्टमेंट देयरटू को एक साथ बताया जाता था हाउस प्रॉपर्टी, और वो हाउस प्रॉपर्टी से आने वाला इनकम एज पर सेक्शन 22 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में चार्जेबल भी होता था। सेक्शन 54 में बताया जा रहा है लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स और लैंड्स अपार्टमेंट देयरटू, जिसको एक साथ बताया जा रहा है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स और लैंड्स अपार्टमेंट देयरटू, मतलब लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होना जरूरी है, उसके साथ लैंड्स अपार्टमेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स और लैंड्स अपार्टमेंट देयरटू, जिसको एक साथ बताया जा रहा है लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, जहां से आने वाला इनकम सेक्शन 22 के थ्रू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में चार्जेबल होता है। ऐसा कोई लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को अगर ट्रांसफर किया गया है और वहां से कैपिटल गेन जनरेट हुआ है, मतलब कौन सा कैपिटल गेन, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन का बेनिफिट
एक्सटेंड किया जा रहा है केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ तक। अभी तक जितना पढ़ाई किया है उसमें यही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? अगर कोई लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इसका मतलब लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स और लैंड्स अपार्टमेंट देयर टू, जिसको एक साथ बताया जा रहा है लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ट्रांसफर करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट किया गया है और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन पाने का बेनिफिट एक्सटेंड किया जा रहा है केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ तक। बात यहां समझ में आया? बट कब ऐसा एग्जेम्पशन मिलेगा इंडिविजुअल और एचयूएफ को? जब वो कैपिटल गेन का पैसा को इन्वेस्ट किया जाएगा दूसरा कोई प्रॉपर्टी खरीदने में। वो कौन सा प्रॉपर्टी और कैसा प्रॉपर्टी, वो हम लोग आगे स्टडी करने में पता चलेगा। देखिए लिखा हुआ है, एंड द एसएससी हैज विद इन ए पीरियड ऑफ, एसएससी का मतलब कौन? केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ, हैज विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर और 2 years आफ्टर द डेट ऑन विच ट्रांसफर टू प्लेस purchased or has within a period of 3 years after that date constructed one residential house in India, then instead of capital gain being charged to income tax as income of the previous year in which the transfer took place, it shall be dealt with in accordance with the following provisions of this section। मतलब क्या है? समझ में नहीं आ रहा है? एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे तब सारा समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। मेरा साथ आइए, ब्लैंक शीट में मानिए कि मिस्टर गोपी नाम का एक इंडिविजुअल सेक्शन 54 का एलिजिबिलिटी कंडीशन में सबसे पहले आता है कि सेक्शन 54 का बेनिफिट पाने के लिए एसएससी को इंडिविजुअल और नहीं तो एचयूएफ होना पड़ेगा। तो पहला एलिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मिस्टर गोपी इज एन इंडिविजुअल। मिस्टर गोपी इज द ओनर ऑफ ए पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और वो लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम डेराइव होता है, मतलब एनुअल वैल्यू ऑफ दैट लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, वो चार्जेबल होता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गोपी, और वो भी एज पर सेक्शन 22 of the Income Tax Act 1961। नाउ लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को मिस्टर गोपी ने ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर हुआ है 6 जून 2019 के डेट पे, मतलब 1920 प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हो गया है। कैपिटल गेन इनकम कौन सा इन साल का इनकम माना जाता है? ट्रांसफर ईयर का इनकम माना जाता है। और ट्रांसफर ईयर कौन सा है? आप बोलोगे सर प्रीवियस ईयर 1920 में लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया गया है, तो इसलिए 1920 का ही इनकम माना जाएगा कैपिटल गेन इनकम को, क्योंकि ट्रांसफ़र ईयर का इनकम माना जाता है कैपिटल गेन इनकम को। जिस साल कैपिटल से ट्रांसफ़र होता है उस साल का इनकम माना जाता है। तो कैपिटल से ट्रांसफ़र बाय 1920 में, तो 1920 का ही इनकम माना जा रहा है। वेरी गुड।
नाउ ट्रांसफर करने में क्या हुआ है, ट्रांसफर करने में कैपिटल गेन जनरेट होगा, इंक्लूडिंग लॉस भी हो सकता है। चलिए वो डेटा हम आपके सामने शो करते हैं। कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन करते हैं। मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन आप जानते हो सेक्शन नंबर 48 में दिया गया, तो वही हम फॉलो कर रहे हैं सेक्शन नंबर 48 को, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैटेगरी का आ रहे हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट ट्रांसफर करके कैपिटल गेन जनरेट हुए तो लॉन्ग टर्म होगा। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म ऑफ मिस्टर गोपी फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 और रिलेटिंग टू द असेसमेंट ईयर 2021। बात क्लियर? चलिए सबसे पहले क्या चाहिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। वो डेटा हम आपको दे रहे हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लीजिए 24 लैक्स। लेस करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर इन कार्ड होल्डली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। डॉट डॉट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ है ही नहीं, नील। तो 24 लैक्स, दिस इज द नेट कंसिडरेशन। नाउ नेट कंसिडरेशन से हम लोग लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इफ एनी। लॉन्ग टर्म है इसलिए इंडेक्सेशन। नाउ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन $19 lakhs। इंडेक्सेशन करके यहाँ आपको फिगर दे रहे हैं 19 lakhs। तो 5 lakhs आ रहे क्या, ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर आप एग्जामिशन क्लेम नहीं करोगे तो 5 lakhs के ऊपर एप्लीकेबल रेट पे टैक्स लग जाएगा, और एग्जामिशन क्लेम करोगे तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन छोटा हो जाएगा। वो छोटा अमाउंट के ऊपर एप्लीकेबल रेट पे टैक्स लगेगा तो आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा। तो एग्जामिशन तो लेना चाहिए। ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अभी हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 54 का एग्जामिशन कैसे लिया जाता है। नाउ ट्रांसफर का डेट आप याद रखो 6 जून 2019। क्लियर? चलो, so now in this example of Mr. Gopi, the date of transfer of long term residential house property, that's the original asset, is 6 June 2019. I repeat, in this example of Mr. Gopi, the date of transfer of long term residential house property, that's the original asset, is 6 June 2019. चलो यही मैटर को रिकॉर्ड करते हैं। तो डेट ऑफ ट्रांसफर 6 जून 2019। And lawmaker is saying
within 2 years after the date on which transfer took place or within 1 year before the date on which transfer took place. SSC मतलब मिस्टर गोपी हैज टू यूटिलाइज दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मतलब ओरिजिनल एसेट को ट्रांसफर करते हुए जेनरेट हुआ था, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एसएससी एग्जेम्पशन पाना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को यूटिलाइज करेंगे एसएससी फॉर द परचेज ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी. बात समझ में आया क्या बता रहे? फिर से बता रहे. विद इन 1 ईयर बिफोर द डेट ऑन विच ट्रांसफर टुक प्लेस और विद इन 2 years after the date on which transfer took place, SSC has to utilize the amount of long term capital gain. कौन सा long term capital gain? वो long term capital gain जो long term residential house property मतलब original asset को ट्रांसफर करते हुए जनरेट हुआ था, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एसएससी एग्जेम्पशन पाना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट को एसएससी यूटिलाइज करेंगे फॉर द परचेज ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी. तो अगर 5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट हुआ है तो 5 लाख का प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी खरीदने का टाइम लिमिट यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, वो हम यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे. ये परचेज के लिए मतलब रेडीमेड हाउस के लिए बताया गया है, और अगर किसी ने हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो उसके लिए भी टाइम लिमिट बताया गया है. विद इन 3 years after the date on which transfer took place, SSC has to utilize the amount of that long term capital gain for the purpose of construction of new residential property. तो आइए टाइम लिमिट को हम फ्रेम कर लेते, ड्रॉ कर लेते अकॉर्डिंगली. अभी टाइम लिमिट ड्रॉ करेंगे परचेज एज वेल एज कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए, और परचेज के लिए जो टाइम लिमिट है, परचेज का टाइम लिमिट दोनों साइड्स का दिया हुआ है, बिफोर भी आफ्टर भी, और कंस्ट्रक्शन का टाइम लिमिट केवल एक साइड का दिया गया है मतलब आफ्टर वाला, बिफोर वाला नहीं दिया गया है. क्लियर? चलिए एक बार ड्रॉ कर लेते हैं टाइम लिमिट को. परचेज वाला टाइम लिमिट को ड्रॉ कर रहे हैं आफ्टर साइड्स का परचेज वाला टाइम लिमिट को ड्रॉ कर रहे हैं. अभी बिफोर वाला टाइम लिमिट को ड्रॉ करेंगे परचेज वाला. और आफ्टर वाला टाइम लिमिट in case of construction this one. क्लियर हो गया? अभी चलो स्टार्ट करते हैं. नोट डाउन करना. मिस्टर गोपी, एसएससी का नाम है, हैज टू परचेज one रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी. आरपी मतलब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी. विद इन 2 years आफ्टर द डेट on which such transfer took place. और ट्रांसफर टुक प्लेस का डेट कौन सा है? 6 जून 2019. तो काउंटडाउन स्टार्ट होगा आफ्टर द डेट मतलब 6 जून 2019 का बाद वाला डेट से, आफ्टर द डेट ऑन विच सच ट्रांसफर टुक प्लेस. तो 6 जून 2019 का इमीडिएट नेक्स्ट डेट से 2 years का काउंटडाउन स्टार्ट होगा. तो 2 years का काउंटडाउन जाके कहाँ खत्म हो रहा है? आप बोलोगे सर 6 जून 2021.
2 साल खत्म हो रहे। क्लियर? मतलब 7 जून 2019 से 6 जून 2021 2 साल खत्म हो रहे। ये आफ्टर वाला डेट है परचेज के केस में। नाउ अभी बिफोर वाला डेट को देखते हैं। मिस्टर गोपी has to purchase one residential property within 1 year before the date on which such transfer took place। और ट्रांसफर टुक प्लेस कब हुआ है सर? 6 जून 2019 ट्रांसफर टुक प्लेस का डेट। तो बिफोर द डेट ऑन व्हिच सच ट्रांसफर टुक प्लेस, मतलब परचेज के केस में बिफोर वाला साइट का काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है 5 जून 2019 का डेट से, क्योंकि लॉ मेकर ने बताया बिफोर द डेट ऑन व्हिच सच ट्रांसफर टुक प्लेस, और ट्रांसफर टुक प्लेस हुआ 6 जून 2019। तो बिफोर द डेट 6 जून के पहले वाला डेट मतलब 5 जून 2019 से काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है और काउंटडाउन जाके एंड होगा 6 जून 2018 में। मतलब इन केस ऑफ परचेज बिफोर वाला पीरियड जो है वो पीरियड बेसिकली 6 जून 2018 से 5 जून 2019 तक। तो हम लिख रहे हैं 6 जून 2018 से पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं और पीरियड जाके एंड हो रहे हैं 5 जून 2019 में। क्लियर? नाउ अभी कंस्ट्रक्शन वाला केस को देख लेते हैं। परचेज वाला केस खत्म हो गया, कंस्ट्रक्शन वाला केस। मिस्टर गोपी has to construct one residential property within 3 years after the date on which such transfer took place। और ट्रांसफर टुक प्लेस का डेट क्या था? आप बताओगे सर 6 जून 2019। तो बेसिकली काउंटडाउन का जो पीरियड है वो स्टार्ट हो रहा है 7 जून 2019 से और 3 इयर्स 7 जून 2019 से 6 जून 2022 तक चलेगा। तो हम पीरियड को स्पेसिफाई कर रहे हैं 6 जून 2022। क्लियर? कंस्ट्रक्शन को हाईलाइट कर देते। अभी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको देखना पड़ेगा।
मिस्टर गोपी का ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया था? 5 लाख। लॉ मेकर बता रहे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज एज द केस में भी, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन व्हिच एवर इज लोअर, वो अमाउंट का एग्जेम्पशन मिलेगा। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन व्हिच एवर इज लोअर। 5 लाख का अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था और आपने निवेश किया 4 लाख, तो 4 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा, मतलब 1 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज किया था बट आपने 7 लाख निवेश कर दिया और 2 लाख कहीं से आपने कलेक्ट किया, आपका सेविंग्स था, कुछ भी हो सकता है, आपने 7 लाख निवेश किया नया प्रॉपर्टी खरीदने में, नहीं तो कंस्ट्रक्शन करने में, एज द केस में भी। तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 7 लाख और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख, व्हिच इज लोअर 5 लाख, तो 5 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा, मतलब पूरा 5 लाख कैपिटल गेन, पूरा 5 लाख का एग्जेम्पशन। तो पूरा कैपिटल गेन अमाउंट एग्जेम्प्ट कराने के लिए जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है वो अमाउंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। क्लियर हो रहा है? मतलब ऊपर में देखिए क्या बता रहे, दिस वाज द ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लैक्स। अभी आपको यहां पे लेस एग्जेम्पशन करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 54। और एग्जेम्पशन का अमाउंट क्या है? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन व्हिच इज लोअर, वो आप यहां लिखोगे। फिर अगर कुछ बचेगा तो हो जाएगा नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब टैक्सेबल कैपिटल गेन। बात क्लियर? अभी एक बार बेयर एक्ट का लैंग्वेज को फिर से देखेंगे। आने दीजिए, स्क्रीन अभी तक अपीयर नहीं किया। नाउ दिस वन क्या बताया गया था? एंड द एसएससी हैज विद इन ए पीरियड ऑफ 1 year बिफोर or 2 years after the date on which transfer took place purchased. SSC within 1 year before the date on which transfer took place or within 2 years after the date on which transfer took place purchased. क्या purchased किया? One residential house in India, और नहीं तो has within a period of 3 years after that date मतलब the date on which transfer took place constructed वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इन इंडिया वर्ड पे। विद इन 1 year बिफोर द डेट ऑन विच ट्रांसफर टुक प्लेस और विद इन 2 years आफ्टर द डेट ऑन विच ट्रांसफर टुक प्लेस एसएससी हैज परचेज्ड वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया, और नहीं तो विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑन विच ट्रांसफर टुक प्लेस एसएससी हैज कंस्ट्रक्टेड वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। बात समझ में आ गया? तो रेसिडेंशियल हाउस चाहे परचेज किया जाए चाहे कंस्ट्रक्टेड किया जा रहा है वो इंडिया में होना जरूरी है, नहीं तो एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं बनते एसएससी। अभी तक जो भी स्टडी किया उसको अगर रिकलेक्ट करेंगे तो क्या बन रहा है? इंडिविजुअल और एचयूएफ एज द केस में भी कोई लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में भी सिचुएटेड इन इंडिया, में भी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। जरूरी नहीं है इन इंडिया ही होगा। जो ओरिजिनल एसेट है लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वो मे बी सिचुएटेड इन इंडिया, मे बी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, बट बिफोर सच ट्रांसफर टू प्लेस वो लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से आने वाला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में चार्जेबल हो रहे थे एज पर सेक्शन 22 इन दी बुक्स ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ एज द केस में भी। और इंडिविजुअल और एचयूएफ ने क्या किया? वो लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया और वहां से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट किया। अभी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं वो इंडिविजुअल और एचयूएफ एज द केस में भी, तब वो क्या करेगा? तब उनको वो लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हुए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट हुआ था वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट को यूटिलाइज करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। नया वाला इन इंडिया होना जरूरी है और परचेज के लिए टाइम लिमिट दिया गया है
और कंस्ट्रक्शन के लिए भी टाइम लिमिट दिया गया है। परचेज के लिए टाइम लिमिट दिया गया है विदिन 1 year बिफोर द डेट ऑन विच सच ट्रांसफर टुक प्लेस, और नहीं तो within 2 years after the date on which such transfer took place. And in case of construction within 3 years after the date on which such transfer took place, SSC has to construct one residential house in India. तो आपको कंस्ट्रक्शन एंड परचेज दोनों का टाइम लिमिट बता दिया, बट परचेज के केस में वैराइटीज था। एक बिफोर वाला टाइम लिमिट था, एक आफ्टर वाला टाइम लिमिट था। नाउ बिफोर वाला टाइम लिमिट को लेकर आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। कैसे? सेक्शन 54 का जो फिलोसफी आपने डाइजेस्ट किया उसके साथ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। सेक्शन 54 का फिलोसफी क्या था? सेक्शन 54 बता रहे थे कि कोई इंडिविजुअल एडिशिप ने अगर कोई लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे और वहां से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट हुए, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन ले सकते हो वो इंडिविजुअल एडिशिप। कैसे? वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट पता चलेगा तभी तो इन्वेस्टमेंट होगा। बट बिफोर वाला केस में क्या हो रहा है? पुराना मकान बेचने के पहले ही नया मकान खरीदा गया है, तो मिसमैच हो सकते हैं। देखो, लॉ मेकर ने बहुत ब्रॉड एंगल से एग्जेम्पशन को कवर किया है। मतलब किसी के पास अगर एक ही रहने वाला मकान है और वो अपना रहने वाला मकान को ट्रांसफर कर दे, फिर जाके नया रहने वाला मकान खरीदे, तो बीच का जो टाइम पीरियड है, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदना बेचना एक दिन का खेल तो नहीं, टाइम कंज्यूमिंग मैटर है। तो अगर पुराना मकान को बेच दे और वहां से कैपिटल गेन जनरेट करे, फिर नया मकान खरीदे, तो बीच का टाइम पीरियड में उनके पास रहने के लिए अपना कोई मकान नहीं रहेगा। इसलिए लॉ मेकर ने बता दिया, अगर पुराना मकान बेचने के पहले 1 साल के अंदर किसी ने नया मकान खरीदा फिर पुराना मकान को बेचा, तो नया मकान खरीदने में जो इन्वेस्टमेंट किया गया था वो इन्वेस्टमेंट को भी कंसिडर करो एग्जेम्पशन पर्पस के लिए। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू क्वांटिफाई द एग्जेम्पशन अमाउंट। एग्जेम्पशन अमाउंट को कैसे क्वांटिफाई किया जाएगा? एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन कैसे क्वांटिफाई करेंगे हम लोग? आप सब लोगों को पता है कि एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है, एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन कंप्लीटली डिपेंड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउस के ऊपर। मतलब चाहे परचेज चाहे कंस्ट्रक्शन, जो रेसिडेंशियल हाउस किया गया है और रेसिडेंशियल हाउस में परचेज करने में और कंस्ट्रक्शन करने में ऐसा केस में भी कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, उसके ऊपर एग्जेम्पशन अमाउंट कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है। बट कैसे ये दोनों रिलेटेड है, लॉ मेकर ने ये बात कहाँ लिखा है, ये सब बात भी तो पता करना जरूरी है। आइए इसका स्टडी स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, देन का मतलब क्या होता है? देन का मतलब इफ ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड इंस्टेड ऑफ द कैपिटल गेन बीइंग चार्ज टू इनकम टैक्स एज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच ट्रांसफर टुक प्लेस, इट शैल बी डेल्ट विथ इन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्रोविजंस। मतलब क्लॉज 1 क्लॉज 2, फॉलोइंग प्रोविजंस मतलब क्लॉज 1 क्लॉज 2। अगर सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो कैपिटल गेन को चार्जेबल ना करके इनकम टैक्स में इन दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर इन व्हिच ट्रांसफर टुक प्लेस, कैपिटल गेन को दूसरा तरीका से डेल्ट किया जाएगा। कौन सा तरीका से डेल्ट किया जाएगा? मतलब एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया जाएगा। वो एग्जेम्पशन के बारे में लिखा है क्लॉज नंबर 1 क्लॉज नंबर 2 में। क्लियर? आइए क्लॉज नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस सो परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड। कॉस्ट ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस सो परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड मतलब इन्वेस्टमेंट इन द रेसिडेंशियल हाउस। क्लियर? अगर कैपिटल गेन ग्रेटर है देन द कॉस्ट ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस सो परचेज और कंस्ट्रक्टेड, तो क्या होगा? 5 लाख का कैपिटल गेन है बट इन्वेस्टमेंट किया गया 4 लाख, तो बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। वही लिखा हुआ है, देखिए, इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस सो परचेज और कंस्ट्रक्टेड hereafter in this section referred to as new asset, the difference between the amount of capital gain and the cost of the new asset। मेरे एग्जांपल में 5 लाख का कैपिटल गेन, 4 लाख का कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट सो परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड, तो 1 लाख का डिफरेंस, तो 1 लाख का डिफरेंस क्या हो जाएगा? शैल बी चार्ज्ड अंडर सेक्शन 45, मतलब वही हो जाएगा कैपिटल गेन, उसी के ऊपर टैक्स लगने वाला है। क्लियर? एज द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द न्यू एसेट एनी कैपिटल गेन। ये जो न्यू एसेट को लेकर बात हो रहा है इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, क्लॉज 2 को पढ़ते हैं। क्लॉज 2 क्या बता रहे हैं? If the amount of capital gain is equal to or less than the cost of the new asset, मतलब जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सो परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड वो कॉस्ट ज्यादा है देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट इज मोर देन और इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन।
अगर 5 लाख का कैपिटल गेन है तो 5 लाख का ही कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट है, नहीं तो 5 लाख से ज्यादा कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट है, तो क्या हो जाएगा, पूरा कैपिटल गेन अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यही तो मैंने बताया था कि दोनों में जो छोटा है वो छोटा अमाउंट का एग्जेम्पशन मिलेगा। इसका मतलब तो यही होता है, अगर 5 लाख का कैपिटल गेन है और इन्वेस्टमेंट है 4 लाख तो 4 लाख तक एग्जेम्पशन मिलेगा। 5 लाख का कैपिटल गेन है बट इन्वेस्टमेंट है 5 लाख और 6 लाख, कुछ भी इक्वल्स टू 5 लाख और मोर देन 5 लाख, तो 5 लाख तक एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मतलब कैपिटल गेन नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही लिखा, इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज इक्वल टू और लेस देन द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट, मतलब रेसिडेंशियल हाउस परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड, द कैपिटल गेन शैल नॉट बी चार्ज्ड अंडर सेक्शन 45, मतलब नील हो जाएगा नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बात क्लियर? एंड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू एसेट, यहां से यहां तक हम बाद में स्टडी करेंगे। तो क्लॉज 1 क्लॉज 2 में एक पोर्शन हमने अभी छोड़ दिया है जिसको बाद में स्टडी करेंगे बताया। अभी जो स्टडी किया वो तो क्लियर है आपके सामने। एक प्रोवाइसो नीचे डाला गया है, ये प्रोवाइसो बेसिकली एक अमेंडमेंट है। पहले अमेंडमेंट को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है आइए। प्रोवाइडेड दैट वेयर द अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज, अगर अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन 2 करोड़ एक्सीड नहीं किया है, मतलब ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात हो रहा है। अगर ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब बिफोर क्लेमिंग एग्जामिशन जो कैपिटल गेन का अमाउंट है, वही अमाउंट अगर 2 करोड़ को एक्सीड नहीं किया है, द एसएससी में एट इज ऑप्शन परचेज और कंस्ट्रक्ट 2 रेसिडेंशियल हाउसेस इन इंडिया। आपने ऊपर में पढ़ाई किए थे कि एक ही रेसिडेंशियल हाउस इंडिया में परचेज और कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है अगर ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट 2 करोड़ को एक्सीड ना करे तो एसएससी के पास ऑप्शन है, एसएससी मैक्सिमम 2 हाउस परचेज और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन इंडिया में विद इन द गिवन टाइम लिमिट इन ऑर्डर टू गेट द एग्जामिशन एंड वेयर सच ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज्ड, अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया है, मतलब 2 रेसिडेंशियल हाउस चाहे परचेज किया गया चाहे कंस्ट्रक्ट किया गया, ऐसा केस में भी ए और बी आपको फॉलो करना पड़ेगा। ए में क्या लिखा हुआ है, द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन शैल हैव इफेक्ट एज इफ फॉर द वर्ड्स 1 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया द वर्ड्स 2 रेसिडेंशियल हाउसेस इन इंडिया हैड बीन सब्स्टिट्यूटेड। ऑब्वियसली 1 के प्लेस में आपको 2 हाउसेस पढ़ना पड़ेगा। एंड बी में लिखा गया एनी रेफरेंस इन दिस सबसेक्शन एंड सबसेक्शन 2, अभी तक सबसेक्शन 2 का स्टडी हमने किया नहीं, बोल्ड है सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 दोनों केस में न्यू एसेट शैल बी कंस्ट्रक्ट एज अ रेफरेंस टू द 2 रेसिडेंशियल हाउसेस इन इंडिया। ऑब्वियसली इसमें बताने का क्या जरूरत है। तो मेन क्रक्स क्या बना, क्रक्स बना 2 करोड़ तक ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने में 2 रेसिडेंशियल हाउसेस परचेज और कंस्ट्रक्ट करने का ऑप्शन एसएससी के पास आता है। अगर मोर देन 2 करोड़ हो जाता है तो एक ही हाउस रेसिडेंशियल हाउस परचेज और कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अप टू 2 करोड़ तक 2 रेसिडेंशियल हाउसेस परचेज और कंस्ट्रक्ट करने का ऑप्शन है एसएससी के पास। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट where during any assessment year the SSC has exercised the option referred to in the first proviso, मतलब 2 रेसिडेंशियल हाउसेस परचेज और कंस्ट्रक्ट किया गया है, we shall not be subsequently entitled to exercise the option for the same or any other assessment year। तो दूसरा कोई असेसमेंट ईयर में आप यही ऑप्शन को अगेन अवेल नहीं कर सकते। ये ऑप्शन एक ही बार लाइफ टाइम में अवेल हो सकता है, एक एसएससी को एक ही बार लाइफ टाइम में। बात समझ में आ रहा है? मतलब लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जितना बार आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल गेन जनरेट करेगा। कैपिटल गेन का एग्जामिशन पाने के लिए आप एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हर बार खरीद सकते हो और एग्जामिशन क्लेम कर सकते हो, बट 2 रेसिडेंशियल हाउसेस खरीदने का जो ऑप्शन है अप टू 2 करोड़ ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज करने में दिया गया था, वो जिंदगी में एक ही बार एक एसएससी को दिया जाएगा, उससे ज्यादा बार नहीं। बात यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ सबसेक्शन 2 स्टडी करेंगे। सबसेक्शन 2 बेसिकली एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को डील किया है। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या है, आइए एक बार जो उदाहरण हमने क्रिएट किया था वो उदाहरण देखने में प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझ में आएगा, फिर हम लोग सबसेक्शन 2 को स्टडी करेंगे। आइए प्रैक्टिकल डिफिकल्टी देखिए। The date on which original asset was transferred वो डेट था 6 जून 2019 और 6 जून 2019 बेसिकली 1920 प्रीवियस ईयर में फॉल करते हैं और 1920 प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइल किया जाता है, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया जाता है 2021 फाइनेंशियल ईयर में।
और रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने का अलग अलग टाइम लिमिट हो सकता है अलग अलग एसएससी के लिए। जैसे नॉर्मली 31 जुलाई होता है टाइम लिमिट, कुछ केसेस में 30 सितंबर होता है। मतलब नॉर्मली यही दो टाइम लिमिट है। अगर एसएससी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होता है तो 30 सितंबर तक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है। अगर ऑडिट नहीं होता है तो 31 जुलाई तक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है। अगर एसएससी का बुक्स में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कवर होता है तो 30 नवंबर भी दिया जाता है टाइम लिमिट। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कवर होने में 30 नवंबर होता है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने का टाइम लिमिट। अगर 30 नवंबर को पिक्चर से हटा देंगे, दो टाइम लिमिट है, 31 जुलाई 30 सितंबर। 31 जुलाई 2020 और 30 सितंबर 2020 एज द केस में भी। अगर ऑडिट होता है तो 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है 1920 का। और अगर ऑडिट नहीं होता है तो 31 जुलाई 2020 तक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है 1920 प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में। तो 1920 प्रीवियस ईयर का रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया जा रहा है इधर तो 31 जुलाई 2020 तक और नहीं तो 30 सितंबर 2020 तक एज द केस में भी। बट आप सोच के देखो, अगर लॉ मेकर ने आपको टाइम लिमिट दिया है एग्जामिशन पाने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस के रेस्पेक्ट में 6 जून 2021 फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन 6 जून 2022, बट उसके पहले आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है 31 जुलाई 2020 तक और नहीं तो 30 सितंबर 2020 तक। And consequently 31st July 2020 or 30th September 2020 as the case may be applicable due date for filing of return of income or actual date of filing of return of income whichever is earlier, उस दिन तक इन्वेस्टमेंट कर देना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस। क्योंकि न्यू रेसिडेंशियल हाउस में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया उसका क्वांटम के ऊपर डिपेंड कर रहा है कितना एग्जामिशन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 54। मतलब एग्जामिशन का अमाउंट अंडर सेक्शन 54 कंप्लीटली रिलेटेड है, कंप्लीटली डिपेंडेंट है ऑन द क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। तो अगर हम लोग रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ इनकम में दिखाना पड़ेगा कि कितना इनकम है और उसके रिस्पेक्ट में हम एग्जामिशन कितना क्लेम कर रहे हैं। तो एग्जामिशन का अमाउंट तो डिपेंड कर रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट अगर नहीं किया गया है तो कैसे हम एग्जामिशन क्लेम करेंगे? तो एग्जामिशन क्लेम करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो हो जाना चाहिए। मतलब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने का ड्यू डेट और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम व्हिचएवर इज अर्लियर, उस दिन तक इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन एज द केस मे बी ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। नहीं तो एग्जामिशन तो क्लेम ही नहीं कर पाएंगे। मतलब इफेक्टिव डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट खड़ा हो रहे, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम व्हिचएवर इज अर्लियर। जो 6 जून 2021 फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और 6 जून 2022 फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्यू डेट दिया गया है वो तो इफेक्टिव ड्यू डेट है ही नहीं। इफेक्टिव ड्यू डेट बन रहा है 1920 का रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम व्हिचएवर इज अर्लियर वो बन रहा है इफेक्टिव डेट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझ में आ गया। ड्यू डेट दिया गया 21-22 तक, बट इफेक्टिव ड्यू डेट बन रहा है 2020 तक, वो भी 31 जुलाई और 30 सितंबर एज द केस में भी। तो इस प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए सबसेक्शन 2 को इंट्रोड्यूस किया गया। अभी सबसेक्शन 2 का बैकग्राउंड समझ में आया, चलिए सबसेक्शन 2 को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। आइए, तो सॉल्यूशन क्या निकाला गया है इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए, आइए वो हम लोग पढ़ेंगे। At the time of study of section number 54 subsection 2, you should concentrate on certain specific words. And वो कौन कौन सा वर्ड्स है? नंबर 1, not appropriated. Second, not utilized. You have to understand the meaning of not appropriated word and not utilized word. दोनों का मतलब क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में नॉट अप्रोप्रिएटेड वर्ड को यूज किया गया है, सेम पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में नॉट यूटिलाइज्ड वर्ड का यूसेज और रिप्लेसमेंट पॉसिबल है कि नहीं, बात क्लियर। और भी आपको देखना पड़ेगा न्यू एसेट, ओरिजिनल एसेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन नंबर 54। ओरिजिनल एसेट एंड न्यू एसेट का मतलब क्या होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन नंबर 54। ओरिजिनल एसेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी,
and that long term residential house property may be situated in India, may be situated outside India. और न्यू एसेट का मतलब होता है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो ओरिजिनल एसेट, न्यू एसेट, इन दोनों का मतलब आप जानते हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन नंबर 54। अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ वाला एसएससी के बुक्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट हुआ है एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एग्जामिशन ले सकता है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ वाला एसएससी, बट इसके लिए उनको परचेज और कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा न्यू एसेट, परचेज और कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा न्यू एसेट। तो न्यू एसेट परचेज और कंस्ट्रक्ट करने में ओरिजिनल एसेट ट्रांसफर करते हुए जो कैपिटल गेन जनरेट हुआ था उसका एग्जामिशन मिल जाएगा। नाउ परचेज के लिए मतलब न्यू एसेट परचेज के लिए टाइम लिमिट स्पेसिफाई किया गया और न्यू एसेट कंस्ट्रक्शन के लिए भी टाइम लिमिट स्पेसिफाई किया गया। न्यू एसेट परचेज के लिए वैराइटीज ऑफ टाइम लिमिट स्पेसिफाई किया गया। बिफोर वाला टाइम लिमिट इज ऑल्सो देयर एंड आफ्टर वाला टाइम लिमिट इज ऑल्सो देयर, बट कंस्ट्रक्शन के केस में केवल आफ्टर वाला टाइम लिमिट इज देयर। मतलब जिस पर्टिकुलर दिन में ओरिजिनल एसेट का ट्रांसफर टुक प्लेस हुआ है उसके पहले भी परचेज किया जा सकता है न्यू एसेट को, उसके बाद भी परचेज किया जा सकता है न्यू एसेट को, बट ऑब्वियसली विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। और कंस्ट्रक्शन के लिए जिस पर्टिकुलर दिन में ओरिजिनल एसेट का ट्रांसफर टुक प्लेस हुआ है उसके बाद ही एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर न्यू एसेट को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ये बात तो आपको पता है। अब मुझे बताइए, अगर न्यू एसेट परचेज किया जा रहा है बिफोर द डेट ऑन विच ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट टुक प्लेस, न्यू एसेट परचेज किया जा रहा है बिफोर द डेट ऑन विच ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट टुक प्लेस, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट होने के पहले ही न्यू एसेट खरीदा गया है। तो ऐसे केस में आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पैसा को यूटिलाइज करके न्यू एसेट को खरीदा गया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट हुआ ही नहीं था। क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो जनरेट होगा एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट। ओरिजिनल एसेट तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, ओरिजिनल एसेट ट्रांसफर होने के पहले न्यू एसेट खरीदा गया है। इसलिए आप कभी भी नहीं बोल सकते कि ओरिजिनल एसेट को ट्रांसफर करते हुए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट हुआ था उस कैपिटल गेन को यूटिलाइज करते हुए न्यू एसेट को परचेज किया गया है। कब नहीं बोल सकते? जब बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट न्यू एसेट को परचेज किया गया है। इसलिए न्यू एसेट के केस में एप्रोप्रिएट वर्ड को यूज किया गया बिफोर वाला टाइम लिमिट में। So now at the time of claiming exemption under section 54 by the SSC in respect of long term capital gain, दो वर्ड का यूसेज पॉसिबल है। नंबर 1 appropriated word, सेकेंड यूटिलाइज्ड वर्ड, बट दोनों का कॉन्टेक्स्ट कंप्लीटली अलग है। एप्रोप्रिएटेड वर्ड को कौन सा कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाएगा? अगर जो पर्टिकुलर दिन में ओरिजिनल एसेट का ट्रांसफर टुक प्लेस हुआ था, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट हुआ था, उस पर्टिकुलर दिन के पहले अगर न्यू एसेट को परचेज किया गया है तो एसएससी जब एग्जामिशन क्लेम करेंगे, एसएससी बताएंगे कि न्यू एसेट परचेज करने में उन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, और वही अमाउंट को सेट ऑफ करेंगे, मतलब लॉ मेकर का भाषा में अप्रोप्रिएट करेंगे अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो बाद में अराइज किया था। न्यू एसेट में इन्वेस्टमेंट पहले हो गया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाद में जनरेट हुआ था। तो एसएससी जब अपना एग्जामिशन क्लेम करेंगे, एसएससी बताएंगे कि न्यू एसेट परचेज करने में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था वो अमाउंट को एसएससी अप्रोप्रिएट कर रहे, किसके साथ? अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो बाद में अराइज किया। बात समझ में है? अगर मान लीजिए न्यू एसेट परचेज करने में इन्वेस्टमेंट हुआ है 4 लाख और बाद में कैपिटल गेन जनरेट हुआ है 5 लाख, तो 4 लाख को 5 लाख का अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जाएगा, मतलब 1 लाख नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रह जाएगा, चार्जेबल होगा अंडर सेक्शन 45। बात क्लियर हो रही? बट अगर बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट हुआ है 5 लाख, एसएससी ने न्यू एसेट परचेज करने में इन्वेस्ट किया था 5 लाख और 5 लाख से ज्यादा अमाउंट, तो क्या होगा? पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो जाएगा एंड देयर वुड बी नथिंग for the purpose of chargeability as per section 45। बात क्लियर हो रही? बट जब जिस पर्टिकुलर दिन में
ओरिजिनल एसेट का ट्रांसफर टू प्लेस हुआ था, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट हुआ था, उसके बाद अगर न्यू एसेट को परचेज और कंस्ट्रक्ट किया गया है तो एसएससी जब एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे, एसएससी बताएंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कितना अमाउंट यूटिलाइज किया गया फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट। अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट हुआ था 5 लाख का और एसएससी ने न्यू एसेट परचेज और कंस्ट्रक्शन करने में अमाउंट इन्वेस्ट किया है 4 लाख, तो एसएससी बताएंगे कि आउट ऑफ 5 लाख ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4 लाख उन्होंने यूटिलाइज किया फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट। मतलब रिमेनिंग 1 लाख जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 1 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, चार्जेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 45। बट अगर 5 लाख का कैपिटल गेन जनरेट हुआ था और एसएससी ने निवेश किया फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट 5 लाख और मोर देन 5 लाख, तो होल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंट यूटिलाइज्ड हो गया, तो नथिंग वुड बी चार्जेबल एज पर सेक्शन 45। बात क्लियर हुआ है? एप्रोप्रिएटेड वर्ड एंड यूटिलाइज्ड वर्ड का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया। सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 में लिखा गया है एप्रोप्रिएटेड भी नहीं हुआ है, यूटिलाइज्ड भी नहीं हुआ है। एंड फॉर दिस पर्पस सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 इज बेसिकली मेंशनिंग द वर्ड नॉट एप्रोप्रिएटेड एंड नॉट यूटिलाइज्ड। तो कौन सा चीज नॉट एप्रोप्रिएटेड रह गया है, नॉट यूटिलाइज्ड रह गया है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो ओरिजिनल एसेट को ट्रांसफर करते हुए जनरेट हुआ था वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉट यूटिलाइज्ड रह गया है, नॉट एप्रोप्रिएटेड रह गया है। बट कब तक नॉट यूटिलाइज्ड, कब तक नॉट एप्रोप्रिएटेड रह जाने में सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 इफेक्ट में आएगा। अभी हम लोग सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 का स्टडी कर रहे हैं, तो सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 इफेक्ट में कब आएगा? कब तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट नॉट एप्रोप्रिएटेड नॉट यूटिलाइज्ड रह जाने में सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 इफेक्ट में आएगा, वो आइडेंटिफाई करना है। अब मुझे बताइए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कब तक यूटिलाइज्ड कर लेना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कब तक यूटिलाइज कर लेना चाहिए? आप बोलोगे सर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को यूटिलाइज किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ न्यू एसेट तो 2 साल का टाइम लिमिट दिया गया। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को यूटिलाइज किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट तो 3 साल का टाइम लिमिट दिया गया। तो 2 साल और 3 साल ऐसा केस में भी, कहां से 2 साल कहां से 3 साल? आफ्टर द डेट ऑन विच ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट टू प्लेस। तो 2 साल और 3 साल का जो टाइम लिमिट स्पेसिफाई किया गया उसके अंदर ओरिजिनल एसेट्स के ट्रांसफर करते हुए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट हुआ था वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यूटिलाइज हो जाना चाहिए, नहीं तो एसएससी के ऊपर टैक्स लग जाएगा। ये लॉ मेकर ने बताया था, बट एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी अराइज हुआ था। क्या? अगर 1920 प्रीवियस ईयर में ओरिजिनल एसेट को ट्रांसफर किया गया है तो 1920 का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट फॉल करता है 2021 में, 31 जुलाई 2020 में फॉल करता है नॉन ऑडिट वाला एसएससी के लिए, और ऑडिट वाला एसएससी के लिए फॉल करता है 30 सितंबर 2020 में। तो 31 जुलाई और 30 सितंबर ऐसा केस में भी 2020 उस दिन तक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा, और रिटर्न ऑफ इनकम में बताना पड़ेगा कि हमने वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट को यूटिलाइज किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया है तो टैक्स लग जाएगा। रिटर्न ऑफ इनकम में तो बताना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर क्या किया है। अगर यूटिलाइज किया है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, यूटिलाइज नहीं किया है तो टैक्स लग जाएगा। बट लॉ मेकर ने तो टाइम लिमिट दिया था 2 साल 3 साल का, बट इफेक्टिव टाइम लिमिट क्या बन रहा है? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अगर जो ड्यू डेट है उसी दिन रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहे हैं तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम बन रहा है लास्ट डेट फॉर द पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट अगर ड्यू डेट के पहले हम रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ इनकम के लिए सेक्शन होता है 139, तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम के पहले अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम होगा लास्ट डेट फॉर द पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब एक्चुअल में क्या बन रहा है? एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम व्हिचएवर इज अर्लियर, उस दिन तक यूटिलाइजेशन हो जाना चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इफेक्टिवली। प्रैक्टिकली देखेंगे तो यही हो जाना चाहिए। बात क्लियर है यहाँ तक? मतलब लास्ट डेट होगा यूटिलाइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अगर ड्यू डेट में ही हम रिटर्न को फाइल करें तो लास्ट डेट मतलब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम को मानेंगे आखिरी डेट फॉर द पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट ये तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि लॉ मेकर ने अगर 2 साल 3 साल का टाइम लिमिट दिया है, बट प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आ रहा है कि ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक यूटिलाइज करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, तो लॉ मेकर ने जो बताया था वो तो बेकार हो गया। लॉ मेकर ने उस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए प्रोविजन बनाया सेक्शन 56 सबसेक्शन 2। आइए सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 को स्टडी करते हैं। सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 का स्टडी स्टार्टिंग से करते हैं। द अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन व्हिच इज नॉट अप्रोप्रिएटेड
और विच इज नॉट यूटिलाइज्ड, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन अगर अप्रोप्रिएटेड भी नहीं हुआ है, यूटिलाइज्ड भी नहीं हुआ है, बाई हिम मतलब बाई एसएससी फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू एसेट बिफोर द डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139, तो क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ इनकम का ड्यू डेट तक अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट यूटिलाइज्ड भी नहीं हुआ है, अप्रोप्रिएटेड भी नहीं हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, शैल बी डिपॉजिटेड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पैसे को डिपॉजिट करना पड़ेगा बाई हिम मतलब बाई एसएससी बिफोर फर्निशिंग सच रिटर्न, रिटर्न फाइल करने के पहले पैसा जमा करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट को जमा करना पड़ेगा। कहाँ जमा करेंगे, लिखा हुआ इन एन अकाउंट इन एनी सच बैंक और इंस्टीट्यूशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन एंड यूटिलाइज्ड इन अकॉर्डेंस विथ एनी स्कीम which the central government may by notification the official gazette frame in this behalf, and such returns shall be accompanied by the proof of such deposit। तो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने तक अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट यूटिलाइज नहीं हुआ है, अप्रोप्रिएटेड नहीं हुआ है, तो टैक्स लगने वाला है। तो टैक्स से बचने के लिए एक काम करो, लॉ मेकर ने तो आपको टाइम लिमिट दिया था 2 साल 3 साल, तो 2 साल 3 साल का टाइम लिमिट एक्चुअल में आपको ग्रांट किया गया है, बट बीच में जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी अराइज कर रहे हो, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के पहले आपके पास जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो भविष्य में फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट, उतना पैसा जितना आपको लग रहा है आप इन्वेस्ट करोगे, वो पैसा आप जमा कर दो। कहाँ, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में। कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम बोलकर एक स्कीम चलता है गवर्नमेंट का, उसके अंडर अकाउंट खोलकर वहाँ पे जमा कर दो, तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि आप आपका इन्वेस्टमेंट को लेकर सीरियस है। तो जो पैसा आपने जमा कर दिया उसके रिस्पेक्ट में आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा। आपने एक्चुअल में यूटिलाइज नहीं किया है, आपने तो बैंक अकाउंट में सबमिट कर दिया। कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम के अंडर बैंक अकाउंट है, उसमें आपने डिपॉजिट कर दिया, आपने एक्चुअल में फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट यूटिलाइज नहीं किया है, फिर भी माना जाएगा कि आप सीरियस हो, आप यूटिलाइज करना चाहते हो, तो आपको एग्जम्पशन ग्रांट किया जाएगा। मतलब आपको एक्चुअल में टाइम लिमिट मिल गया 2 साल 3 साल का, उसके अंदर आप यूटिलाइज करो। उसके अंदर भी अगर यूटिलाइज नहीं करोगे तो क्या होगा, तो फाइनली जाके जो अमाउंट आपने यूटिलाइज नहीं किया वो आफ्टर 3 इयर्स टैक्स लग जाएगा, आफ्टर 2 इयर्स नहीं। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट आपको जब 2 साल बाद पूछेगा कि आपने परचेज किया है, आप बोलोगे हम तो परचेज करेंगे नहीं, हम तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो 2 साल के बाद पूछने में फायदा नहीं है, आप एक्सक्यूज खड़ा कर दोगे। तो गवर्नमेंट आपसे पूछेगा 3 साल बाद कि आपने वो पैसा को यूटिलाइज किया है कि नहीं किया। अगर आप बोलोगे यूटिलाइज नहीं कर पाया, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में आपने पैसा डाल दिया था बट आपने यूटिलाइज नहीं किया फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट, अगर आप बोलोगे आपने परचेज किया है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि 2 साल के अंदर आपने परचेज किया था। पूछा जाएगा 3 साल बाद, बट दिखाना पड़ेगा 2 साल के अंदर ही आपने परचेज कर लिया था। और कंस्ट्रक्शन दिखाओगे तो 3 साल के अंदर आपने कंस्ट्रक्शन किया है, तो 2 साल और 3 साल के अंदर आपने परचेज और कंस्ट्रक्शन एज द केस में भी किया है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, बट पूछा जाएगा 3 साल बाद। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक हम लोग स्टडी करेंगे, दिन फिर से आएंगे, 1-2 बाकी रह गया प्रोविजन को स्टडी करना, उस प्रोविजन में हम आएंगे और स्टडी करेंगे। आइए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। इन द गिवन एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर गोपी, जो ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ था उसका क्वांटम कितना था, 5 लाख रुपीज का ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ था। देखिए ऊपर में 5 लाख रुपीज का ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ था। अगर मिस्टर गोपी वो 5 लाख का ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एग्जम्पशन पाना चाहते तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको 5 लाख रुपीज यूटिलाइज करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट, मतलब रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। कब तक ऐसा करना पड़ेगा, 2 साल 3 साल का तो टाइम लिमिट दिया रहते हैं, और हमने 2 साल 3 साल मतलब क्या दिखा था, 6 जून 2021 फॉर द पर्पस ऑफ परचेज दिस वन, एंड हमने देखा था 6 जून 2022 फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो 6 जून 2021 फॉर द पर्पस ऑफ परचेज एंड 6 जून 2022 फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन टाइम लिमिट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंट जो 5 लाख रुपीस है उसको यूटिलाइज करने का, बट रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट आप जानते हो 31 जुलाई और 30 सितंबर एज द केस में भी। अगर हम मान लेंगे कि मिस्टर गोपी एक नॉन ऑडिट एसएससी है,
तो मिस्टर गोपी के लिए 31 जुलाई होता है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने का टाइम लिमिट। मतलब 31 जुलाई तक मिस्टर गोपी को वो 5 लाख अमाउंट इधर तो यूटिलाइज करना पड़ेगा और नहीं तो कैपिटल डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में सबमिट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? इधर तो 5 लाख को यूटिलाइज कर लो 31 जुलाई तक और नहीं तो एक्चुअल में यूटिलाइज कर लो, परचेज और कंस्ट्रक्शन कर लो। और अगर परचेज और कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे तो आप उसको कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में डाल दो। नहीं डालोगे तो टैक्स लग जाएगा। बात समझ में आए? अगर मान लीजिए आउट ऑफ 5 लाख रुपीज़ केवल 3 लाख को यूटिलाइज किया गया और नहीं तो 3 लाख अमाउंट को कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में डाला गया है तो केवल 3 लाख का एग्जाम्पशन मिलेगा। 31 जुलाई तक अगर आपने जो रुपया एक्चुअल में यूटिलाइज किया, नहीं तो कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में डाला और नहीं तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है 3 लाख आपने एक्चुअल में यूटिलाइज किया और 2 लाख आपने क्या किया, 2 लाख आपने कैपिटल गेन अकाउंट डिपॉजिट स्कीम में डाल दिया, तो माना जाएगा पूरा 5 लाख यूटिलाइज हो चुका है। बात समझ में आ रहा है? और रिमेनिंग 2 लाख जो कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में डाला, जो आपने एक्चुअल में यूटिलाइज नहीं किया, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वो पर्टिकुलर टाइम लिमिट जो 2 साल 3 साल का दिया गया था उसके अंदर यूटिलाइज करना पड़ेगा। बात यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो इधर तो आपने एक्चुअल में यूटिलाइज कर लो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट तक और नहीं तो आप कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में डाल दो 31 जुलाई 2020 तक, मतलब रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट तक। और नहीं तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन को भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग एग्जेम्पशन कि 3 लाख आपने एक्चुअल में यूटिलाइज किया, 2 लाख आपने अकाउंट स्कीम में डाल दिया और पूरा 5 लाख का आपने एग्जेम्पशन ले लिया। ऑब्वियसली वो 2 लाख को आपको एक्चुअल में यूटिलाइज करना पड़ेगा विद इन द गिवन टाइम लिमिट ऑफ 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। बात यहाँ तक क्लियर होगी? चलिए मानते हैं कि हम एक आपको डेटा दे रहे हैं। मानिए मिस्टर गोपी के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक कलेक्ट किया है वो इन्फॉर्मेशन को पहले नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुआ था? मिस्टर गोपी एक इंडिविजुअल एसएससी है जिनके बुक्स में कैपिटल गेन अराइज किया था ऑन 6 जून 2019। तो यही इन्फॉर्मेशन को पहले नोट डाउन करते हैं। मिस्टर गोपी एक इंडिविजुअल एसएससी है मिस्टर गोपी एक इंडिविजुअल एसएससी और मिस्टर गोपी के बुक्स में ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज किया। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? देखो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म वो तो पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है, बट ग्रॉस का मतलब क्या होता है? कैपिटल गेन बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन वो फिगर को बोला जाता है ग्रॉस। कैपिटल गेन के अगेंस्ट में अगर एग्जेम्पशन अभी तक क्लेम नहीं किया गया है तो जो कैपिटल गेन का फिगर है उसको ग्रॉस बोला जाता है और एग्जेम्पशन क्लेम करने के बाद वाला फिगर को नेट बोला जाता है। शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। मतलब ग्रॉस कैपिटल गेन, नेट कैपिटल गेन, दोनों के बीच में फर्क यही है कि एग्जेम्पशन आपने क्लेम किया है कि नहीं किया। अगर एग्जेम्पशन क्लेम करने के पहले वाला फिगर है तो ग्रॉस कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। और एग्जेम्पशन क्लेम करने के बाद वाला जो फिगर है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, उसको बोला जाता है नेट कैपिटल गेन। नाउ ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज कब किया था मिस्टर गोपी के बुक्स में? ऑन 6 जून 2019। और 6 जून 2019 कौन सा प्रीवियस ईयर में बिलोंग करते हैं? प्रीवियस ईयर 2019-20। और क्वांटम कितना था? 5 लाख का ग्रॉस कैपिटल गेन अराइज किया था। अगर मिस्टर गोपी ये 5 लाख अमाउंट के ऊपर टैक्स पे नहीं करना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? 5 लाख को इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट, यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो यूटिलाइज करने के लिए टाइम लिमिट क्या दिया गया है? चलिए लिखते हैं। ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन to be utilized कब तक यूटिलाइज करना है? परचेज के लिए अलग टाइम लिमिट, परचेज ऑफ न्यू एसेट के लिए
अगर ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पैसा को यूटिलाइज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ न्यू एसेट, तो टाइम लिमिट है 6 जून 2021। बट अगर ग्रॉस लॉन्ग टर्म का फिगर को, ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फिगर को यूटिलाइज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट, तो टाइम लिमिट दिया गया है 6 जून 2022। क्लियर। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाएगा तो टाइम लिमिट क्या बन रहा है, प्रैक्टिकली मिस्टर गोपी को अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है, ROI 31 जुलाई 2020 तक, 1920 प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में 31 जुलाई 2020 तक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है। तो 31 जुलाई 2020 हो जाएगा लास्ट डेट फॉर यूटिलाइजेशन। बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिया था, अगर आप एक्चुअल में यूटिलाइज नहीं कर पाए तो आप कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में डाल दो, तो इसको भी यूटिलाइजेशन हम मान लेंगे। तो लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर यूटिलाइजेशन इंक्लूडिंग सबमिशन ऑन कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम। बात यहां तक क्लियर है। तो 31 जुलाई 2020 बन रहा है लास्ट डेट फॉर यूटिलाइजेशन इंक्लूडिंग सबमिशन ऑन कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम। तो 5 लाख रुपया को यूटिलाइज करो और नहीं तो स्कीम में डाल दो 31 जुलाई तक, तो हम मान लेंगे कि यूटिलाइजेशन हो चुका है, आपको एग्जेम्पशन ग्रांट कर देंगे। मानिए कि ऑन 30 जुलाई एससीसी ने परचेज किया न्यू एसेट, अमाउंटिंग टू ₹3,50,000। तो आप बोलोगे सर 1.5 लाख के ऊपर टैक्स लग जाएगा, क्योंकि 5 लाख का फिगर था। ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने यूटिलाइज किया 3.5, तो 1.5 लाख अनयूटिलाइज रह गया, वो 1.5 लाख को उन्होंने सबमिट कर दिया। कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में तो पूरा 5 लाख का उन्होंने अरेंजमेंट कर लिया, 1.5 लाख सबमिट कर दिया कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में, तो पूरा 5 लाख का अरेंजमेंट हो गया। बात समझ में आ गया। तो पूरा 5 लाख के रेस्पेक्ट में एग्जेम्पशन मिल जाएगा, कारण कि ये पूरा 5 लाख को ही माना जाएगा कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट। मतलब पूरा 5 लाख यूटिलाइज्ड हो चुका है। लॉ मेकर ने ये बात बताया है, कहां बताया? मतलब
जितना यूटिलाइज्ड हुआ है और जितना अनयूटिलाइज्ड है बट कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में पड़ा हुआ है, दोनों मिला के कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट माना जाएगा। ये बात कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 अपने स्टडी कर रहे थे, उसमें लास्ट 2 लाइन को देखो। सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 लास्ट 2 लाइंस को ऑब्जर्व करो। लास्ट 2 लाइंस क्या बता रहे हैं? एंड फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 द अमाउंट इफ एनी ऑलरेडी यूटिलाइज्ड, मतलब फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट, अगर ऑलरेडी यूटिलाइज किया गया है अमाउंट को, उसको कंसीडर करो। फिर लिखा हुआ है टुगेदर विद द अमाउंट सो डिपॉजिटेड, जो अमाउंट ऑलरेडी यूटिलाइज किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट, वो तो कंसीडर करोगे। टुगेदर विद द अमाउंट जो डिपॉजिटेड है इन द कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम, उसको भी कंसीडर करो। और दोनों मिला के क्या माना जा रहा है? देखो लिखा हुआ है शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट, दोनों मिला के माना जा रहा है कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट। तो द अमाउंट विच इज ऑलरेडी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू एसेट टुगेदर विद द अमाउंट सो डिपॉजिटेड इन द कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम, दोनों मिला के जो फिगर बन रहा है वो फिगर को माना जाएगा कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट, मतलब उस फिगर के रेस्पेक्ट में आपको एग्जामिनेशन ग्रांट किया जाएगा। बट दोनों का प्रूफ ऑब्वियसली आपको रिटर्न ऑफ इनकम के साथ सबमिट करना पड़ेगा। बात यहाँ तक क्लियर होगी? मतलब हम जो बता रहे थे, एक बार आइए फिर से एग्जाम्पल में। तो 38 जुलाई 2020 के डेट में अगर परचेज भी किया गया है और कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में सबमिट भी किया गया है 3.5 और 1.5 लाख रुपया रेस्पेक्टिवली, तो पूरा 5 लाख के रेस्पेक्ट में एग्जामिशन मिल जाएगा। मतलब ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 5 लाख और पूरा 5 लाख का एग्जामिशन, तो नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नील बनेगा, मतलब नाथिंग वुड बी चार्जेबल एज पर सेक्शन 45, और इसीलिए क्या हो जाएगा? टैक्स भी नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है? पूरा एग्जाम्प्ट हो गया। अभी मान लो ये जो 1.5 लाख रुपया है, ये 1.5 लाख रुपया को कब तक यूटिलाइज करना है? 1.5 लाख रुपया तो एक्चुअल में यूटिलाइज नहीं हुआ है, ये तो कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में पड़ा हुआ है, तो इसको तो एक्चुअल में यूटिलाइज करना है। कब तक यूटिलाइज करना है? 1.5 लाख को कब तक यूटिलाइज करना है? आप क्या बताओगे? 6 जून 2022 तक यूटिलाइज करना है। आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि सर 6 जून 2021 भी तो एक डेट है। अगर वो 1.5 लाख रुपया से न्यू एसेट परचेज किया जाए तब तो 6 जून 2021 तक टाइम लिमिट है। आपने आइडेंटिफाई तो सही किया है, बट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते। अगर 6 जून 2021 के बाद आके पूछेगा कि आपने एसेट परचेज किया है कि नहीं किया है, 6 जून 2021 के बाद बट बिफोर 6 जून 2022 आके गवर्नमेंट पूछेगा एसएससी को कि आपने परचेज किया है कि नहीं किया है, एसएससी क्या बताएंगे? हम परचेज नहीं करेंगे, हम तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, और मेरा पास तो टाइम लिमिट है 6 जून 2022 तक। बात समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट तो पूछेगा 6 जून 2022 के बाद ही। तो 6 जून 2022 के बाद 1.5 लाख रुपया को लेकर क्वेश्चन अराइज करेगा। अगर एसएससी बताएगा कि उन्होंने परचेज किया है न्यू एसेट को 1.5 लाख रुपया को यूटिलाइज करके, तो एसएससी को प्रूफ करना पड़ेगा वो परचेज बेसिकली हुआ है 6 जून 2021 और उसके पहले, क्योंकि परचेज के लिए टाइम लिमिट है 6 जून 2021। तो पूछा तो जाएगा 6 जून 2022 के बाद, बट अगर एसएससी बताएंगे कि उन्होंने परचेज किया है तो परचेज प्रूफ करना पड़ेगा 6 जून 2021 तक हो गया था। और अगर एसएससी दिखाएंगे कंस्ट्रक्शन किया है तो 6 जून 2022 तक कंस्ट्रक्शन का डेट है, प्रूफ करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। बट अगर एसएससी प्रूफ नहीं कर पाएंगे, एसएससी अगर प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि अमाउंट यूटिलाइज्ड हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट एज द केस मे बी विदिन 6 जून 2021 और विदिन 6 जून 2022, तो ये माना जाएगा कि कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में जो पैसा पड़ा हुआ था वो पैसा अनयूटिलाइज्ड रह गया। अनयूटिलाइज्ड रह गया। अभी अनयूटिलाइज्ड पैसा का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो 6 जून 2022 ये लास्ट डेट है यूटिलाइज करने का, तो 3 साल का टाइम लिमिट जहां एक्सपायर कर रहे, एक्सपायर तो हो रहा है 6 जून 2022 में, वो कौन सा प्रीवियस ईयर में फॉल करते? आप बोलोगे सर 2022-23 प्रीवियस ईयर में फॉल करते, तो 1.5 लाख रुपया 2022-23 में टैक्सेबल हो जाएगा। 3 साल का टाइम लिमिट, वो जो ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
आया था वो ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को यूटिलाइज करने का मैक्सिमम टाइम लिमिट 3 साल था। तो 3 साल जहां खत्म हो रहा है, जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 3 साल एक्सपायर कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट जो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पड़ा हुआ था वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये बात कहाँ लिखा हुआ? आइए सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 के नीचे प्रोवाइसो था, प्रोवाइसो को स्टडी करेंगे तो पता चलेगा आपको। देखिए सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 का प्रोवाइसो को देखिए। प्रोवाइडेड दैट इफ द अमाउंट डिपॉजिटेड अंडर दिस सबसेक्शन इज नॉट यूटिलाइज्ड, मतलब कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में जो पैसा डाला गया था अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 54, वो अमाउंट अगर यूटिलाइज नहीं हुआ है, कब तक? वो लास्ट डेट तक, मतलब 3 साल जहां खत्म हो रहे हैं उस दिन तक। होल्ली और पार्टली हो सकता है, पार्टली यूटिलाइज हुआ है, पार्टली अनयूटिलाइज रह गया, तो जितना अनयूटिलाइज उनको लेकर बात हो रहा है। फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू एसेट विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, बेसिकली ये पीरियड का मतलब 3 इयर्स आपको काउंट करना पड़ेगा। 2 इयर्स अगर काउंट करोगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि एसएससी को अगर पूछा जाएगा तो एसएससी बताएंगे तो हम परचेज नहीं करेंगे, हम तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते। सबसेक्शन 1 में 2 टाइम लिमिट ही है, 2 साल 3 साल, बट आपको इसको प्रैक्टिकली 3 साल ही समझना पड़ेगा। 3 साल के अंदर अगर कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में पड़ा हुआ पैसा अनयूटिलाइज रह गया है, उसको यूटिलाइज नहीं किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट, तब क्या होगा? 1 में लिखा हुआ है, क्लॉज 1 में लिखा है द अमाउंट नॉट सो यूटिलाइज्ड, हो सकता है होल्डी, हो सकता है पार्टली, द अमाउंट नॉट सो यूटिलाइज्ड शैल बी चार्ज्ड अंडर सेक्शन 45, तो 45 में कैपिटल गेन बोलकर चार्जेबल हो जाएगा वो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। वही तो होना चाहिए, वो तो एक्चुअल में कैपिटल गेन ही था। As the income of the previous year in which the period of 3 years from the date of transfer of the original asset expires, कौन सा साल का इनकम माना जाएगा? वो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट को, जिस साल में वो 3 साल का टाइम लिमिट एक्सपायर कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो 3 साल का टाइम लिमिट एक्सपायर कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाएगा वो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट को। एंड द एसएससी शैल बी एंटाइटल्ड टू विथड्रॉ सच अमाउंट इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम। कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में पैसा डालने के पीछे लॉजिक क्या था? बेसिकली कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में अगर पैसा डाला जाएगा, वो पैसा को भी माना जा रहा था कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट, और उसके रेस्पेक्ट में भी एग्जेम्पशन ग्रांट किया जा रहे थे। बट 3 साल का टाइम लिमिट था वो कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में जो पैसा डाला गया उस पैसा को यूटिलाइज करने का। बट एक्चुअल में एसएससी ने अगर 3 साल के अंदर यूटिलाइज नहीं किया है, तो कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में जो पैसा डाला गया था उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, मतलब वो पैसा आफ्टर टैक्स इनकम बन रहा है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग गया है। बस समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? तो आफ्टर टैक्स इनकम के ऊपर एसएससी का कंप्लीट राइट है अपना तरीका से यूज करने का। गवर्नमेंट ने उस पैसे को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? इसलिए गवर्नमेंट ने बताया कि कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में जो पैसा पड़ा हुआ है, अनयूटिलाइज्ड जो पैसा है जिसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग गया है, वो पैसा एसएससी विथड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी का राइट है उस पैसे को अपना तरीका से यूज करने का लीगली। बस समझ में आ रहा है? इसीलिए विथड्रॉ करने का परमिशन दिया गया है। तो अभी हम लोग एक चीज रह गया है, उसको कंप्लीट करना है। देखो जब हमने सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 स्टडी कर रहे थे, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, क्लॉज 1 में लास्ट 3 लाइन्स एंड क्लॉज 2 का लास्ट 3 लाइन्स हमने डिस्कस नहीं किया था। सो नाउ इन बोथ केसेस सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 एंड सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, दोनों केसेस में लास्ट 3 लाइन्स का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन पहले देखेंगे, देन हम लोग प्रोविजन में आएंगे एनालाइज करने के लिए। आइए पहले प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन को देखते हैं। $5 लाख का ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज किया था मिस्टर गोपी के बुक्स में। उन्होंने 3.5 लाख का एसेट को परचेज किया था और 1.5 लाख कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में डाला था। 1.5 लाख को 3 साल के अंदर यूटिलाइज करना था, उन्होंने 3 साल के अंदर यूटिलाइज नहीं कर पाया, तो 3 साल जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जाके एक्सपायर कर रहे थे, मतलब 2022-23 उसमें जाके 1.5 लाख टैक्सेबल हो गए। तो 1.5 लाख को लेकर आज सोचना नहीं, 3.5 लाख को लेकर बात करो। 3.5 लाख का एसेट परचेज किया गया था, कब परचेज किया था? 30 जुलाई 2020 में। आइए तो मिस्टर गोपी has utilized rupees 3,50,000 on 30th July 2020
for the purpose of purchase of new asset. मिस्टर गोपी ने परचेज किया था न्यू एसेट। अभी ये न्यू एसेट के ऊपर लॉक इन पीरियड इम्पोज हो रहा है। 30 जुलाई 2020 से 3 साल तक इसको बेचना नहीं है। बेचने में क्या होगा? बेचने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्या प्रॉब्लम हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टेल मी लॉक इन पीरियड जो न्यू एसेट के रिलेटेड स्पेसिफाई किया गया था वो लॉक इन पीरियड कहाँ जाके एक्सपायर कर रहे हैं? लॉक इन पीरियड एंड कहाँ हो रहा है? जो पर्टिकुलर न्यू एसेट को 30 जुलाई 2020 वाला डेट पे परचेज किया गया था उसके ऊपर 3 साल का लॉक इन पीरियड है। 3 साल के अंदर बेचना नहीं है। 3 साल का लॉक इन पीरियड कहाँ खत्म हो रहा है? अब बताओगे सर 30 जुलाई 2023 में जाके लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। तो 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड जाके एंड हो रहा है 30 जुलाई 2023 वाला डेट पे। उसके अंदर अगर एसएससी ने न्यू एसेट को ट्रांसफर कर दिया तो एसएससी के ऊपर पनिशमेंट इम्पोज होगा। कौन सा पनिशमेंट? कैसा टाइप का पनिशमेंट? क्यों इम्पोज होगा? लॉजिक क्या है वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 30 जुलाई 2023 के पहले एसेट को ट्रांसफर किया गया है। ऑन और बिफोर 30 जुलाई 2023 एसेट ट्रांसफर हुआ है। इसको लेकर 2 ऑप्शन क्रिएट करते हैं। एक ले रहे ऑप्शन ए और दूसरा ले रहे ऑप्शन बी। डेट ऑफ ट्रांसफर डेट ऑफ ट्रांसफर में ऑप्शन ए में ले रहे 4 अप्रैल 2022 और ऑप्शन बी में ले रहे 15 मई 2023। दोनों ट्रांसफर ही लॉक इन पीरियड के अंदर किया गया है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑप्शन ए के लिए ले रहे 4 लाख। ऑप्शन बी के लिए भी हम लेंगे 4 लाख। चेंज नहीं कर रहे। टाइम लिमिट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। चेंज नहीं कर रहे। अभी बताइए मुझे कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे होता है ऐसे केस में? आप क्या बताओगे? सर कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करने के लिए पहले ऑप्शन ए का कैलकुलेशन करते हैं। ऑप्शन ए का कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट का कैटेगरी को स्पेसिफाई कीजिए। एसेट शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? ऑप्शन ए वाला केस में न्यू एसेट शॉर्ट टर्म नेचर का है कि लॉन्ग टर्म नेचर का है? न्यू एसेट का मतलब वो कौन सा टाइप का एसेट है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया है, मतलब इमोवल प्रॉपर्टी है। और इमोवल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में नियम क्या होता है? 24 मंथ्स तक होल्ड करने में शॉर्ट टर्म, उससे ज़्यादा होल्ड करने में लॉन्ग टर्म। न्यू एसेट को मतलब रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया उसको कब परचेज किया गया था? 30 जुलाई 2020 के डेट पे परचेज किया गया था। तो 30 जुलाई 2020 से 30 जुलाई 2022 होने में 2 साल कंप्लीट होते हैं। बट उसके पहले एसेट को ट्रांसफर किया गया है 4 अप्रैल 2022 के डेट पे। मतलब एसेट कौन सा कैटेगरी का है? शॉर्ट टर्म कैटेगरी का है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। बात यहां क्लियर है? अभी चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। बताइए मुझे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना लिखोगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 4 लाख। फिर क्या करोगे? लेस करोगे एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। ऐसा कोई फिगर दिया गया है? नहीं दिया गया है, इसलिए नील हो जाएगा। ये डॉट डॉट एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर में हमने लिखा नहीं है, आप लिखोगे एग्जाम में। आप डॉट डॉट करके मत आ जाना। तो 4 लाख क्या हो जाएगा? नेट कंसिडरेशन।
फिर क्या होता है, हम लोग लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इफ एनी। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो है ही नहीं, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब बताओगे सर इनर में क्यों लिख रहे हो, सीधा 3.5 लाख को लेस करो। न्यू एसेट परचेज मैंने 3.5 लाख, न्यू एसेट परचेज करने में 3.5 लाख अमाउंट निवेश किया गया था, तो 3.5 लाख कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट है। और इंडेक्सेशन तो करेंगे नहीं, तो पूरा 3.5 लाख को लेस कर दो, 4 लाख से 50,000 का कैपिटल गेन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एसएससी ने न्यू एसेट को परचेज किया था ऑन 30 जुलाई 2020 वाला डेट पे एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 3.5 लाख, और वही 3.5 लाख रुपया का एग्जेम्पशन एसएससी को ग्रांट किया गया था इन रेस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अराइज हुआ था ओरिजिनल एसेट को ट्रांसफर करते हुए। तो ओरिजिनल एसेट के रेस्पेक्ट में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज किया था उसके अगेंस्ट में एग्जामिशन मिला था 3.5 लाख रुपया का एसएससी को, क्योंकि एसएससी ने 3.5 लाख रुपया का न्यू एसेट परचेज किया था। तो न्यू एसेट परचेज करने में एग्जामिशन ग्रांट किया गया था, और ये भी कंडीशन डाला गया था कि न्यू एसेट को 3 साल तक बेचना नहीं है, ट्रांसफर नहीं करना है। 3 साल तक न्यू एसेट को होल्ड करना है, 3 साल के बाद आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। बट एसएससी ने पहले एग्जामिशन तो ले लिया, बाद में वो 3 साल का कंडीशन को तोड़ दिया, क्योंकि उसको एग्जामिशन मिल गया। एग्जामिशन तो पहले ही मिल गया, क्योंकि उन्होंने वादा किया कि 3 साल हम होल्ड करेंगे, बट बाद में जाके वो बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो 3 साल का लॉक इन पीरियड को उन्होंने तोड़ दिया। तो एसएससी को पनिशमेंट मिलना चाहिए। क्या पनिशमेंट? जो 3.5 लाख का अमाउंट को एग्जामिशन के रूप में एसएससी को ग्रांट किया गया था, उसके रेस्पेक्ट में एसएससी ने टैक्स पे नहीं किया, अभी उसके ऊपर टैक्स पे कर दो। मतलब समझ में आ रहा है? तो 3.5 लाख रुपया का कॉस्ट जो था, 3.5 लाख रुपया का कॉस्ट था। ये जो एसेट का हम लोग कैपिटल गेन कैलकुलेशन कर रहे, न्यू एसेट का कैपिटल गेन कैलकुलेशन कर रहे, वो न्यू एसेट का कॉस्ट कितना था? 3.5 लाख। तो 3.5 लाख से लेस करना पड़ेगा जितना अमाउंट ऑफ एग्जामिशन आपने क्लेम कर लिया है ऑलरेडी। आपने एग्जामिशन कितना क्लेम कर लिया है ऑलरेडी? 3.5 लाख का ही। तो 3.5 लाख लेस हो जाएगा। मतलब वो 3.5 लाख रुपया के रेस्पेक्ट में जो एग्जामिशन आपने क्लेम कर लिया था वो बाद में टैक्सेबल हो गया। कॉस्ट से हम लेस करेंगे मतलब क्या हो गया? कॉस्ट से लेस करेंगे मतलब कैपिटल गेन ज़्यादा आने वाला है। तो कैपिटल गेन उतना ही ज़्यादा आने वाला है जितना हम कॉस्ट से अमाउंट को लेस करेंगे। कॉस्ट से कितना अमाउंट लेस कर रहे हैं? एग्जामिशन वाला अमाउंट को। तो जो अमाउंट के रेस्पेक्ट में आपने एग्जामिशन क्लेम किया था, टैक्स पे नहीं किया था, वही अमाउंट अभी टैक्सेबल हो रहा है, मतलब यहाँ पे नील हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो 4 लाख रुपया टैक्सेबल हो गया। एक्चुअल में टैक्सेबल कितना होना चाहिए बताओ मुझे? ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक्चुअल में आपका हिसाब से कितना होना चाहिए था? ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका हिसाब से कितना होना चाहिए था? 50,000। बट 3.5 लाख का एग्जामिशन पहले आपने ले लिया और बाद में कंडीशन तोड़ दिया, तो वो 3.5 लाख का एग्जामिशन तो कैंसिल होना चाहिए, मतलब वो 3.5 लाख भी टैक्सेबल होना चाहिए। तो 50 प्लस 3.5 दोनों मिला के कितना होता है? 4 लाख। तो वही 4 लाख ही तो टैक्सेबल हो रहे हैं। बात यहाँ तक क्लियर है? अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ऑप्शन बी वाला। तो ऑप्शन बी को लेते हैं। मुझे बताइए ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म कैटेगरी के एसेट को स्पेसिफाई कर रहे हैं। देखिए 30 जुलाई 2020 में एसेट को खरीदा गया था, वही एसेट को ट्रांसफर किया जा रहा है 15 मई 2023 वाला डेट पे। मतलब 2 साल से ज़्यादा हो गया एसेट। मिस्टर गोपी ने एसेट को हेल्ड किया 2 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए। तो 2 साल तक होल्ड करने में शॉर्ट टर्म, उससे ज़्यादा होल्ड करने में लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये न्यू एसेट जो था वो एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, मतलब इमोल प्रॉपर्टी था। तो इमोल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में 24 मंथ्स का कैलकुलेशन चलता है। तो 24 मंथ से ज़्यादा होल्ड करने में लॉन्ग टर्म होता है, तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म। तो हम इधर लिख रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बताइए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप कितना लिखोगे? सर फिर से वही 4 लाख ही दिया हुआ है। वेरी गुड, 4 लाख। लेस क्या करोगे? लेस करोगे एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। तो डॉट डॉट हम लिख दिया, कुछ है नहीं, नील। तो पूरा 4 लाख हो जाएगा आपका नेट कंसिडरेशन। फिर क्या करोगे? फिर लेस करोगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इफ एनी। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का फिगर है ही नहीं। तो करना पड़ेगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्स्ड
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब मुझे बताइए इंडेक्सेशन कैसे किया जाएगा, आप क्या बताओगे? आप बोलोगे सर ट्रांसफर किया गया है 23-24 वाला पीवीएस ईयर में। देखिए ये पर्टिकुलर जो पीवीएस ईयर है ये 23-24 वाला पीवीएस ईयर, तो CII ऑफ 23-24 लेना पड़ेगा। और CII ऑफ द बेस ईयर, एसेट को कब परचेज किया गया था? एसेट परचेज किया गया था 30 जुलाई 2020 में, मतलब 2021। तो CII ऑफ 2020-21 मल्टीप्लाइड बाय, छोटा कर लेते नहीं तो यहाँ लिख नहीं पाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 3.5 लाख, बट लेस तो करना पड़ेगा जो अमाउंट अपने एग्जेम्पशन के रूप में क्लेम कर लिया था। तो एग्जेम्पशन के रूप में आपने कितना क्लेम कर लिया? 3.5 लाख। तो 3.5 से 3.5 लेस हो जाएगा। तो 3.5 से 3.5 लेस होने में नील, तो कोई भी फिगर को नील से मल्टीप्लाई करोगे तो नील आएगा, तो यहाँ पे भी फिगर आएगा नील, मतलब 4 लाख का ही कैपिटल गेन रह जाएगा। ये हो जाएगा ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4 लाख। बात यहां तक क्लियर है? अच्छा मान लीजिए 5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था ओरिजिनल एसेट को ट्रांसफर करते हुए। ओरिजिनल एसेट को ट्रांसफर करते हुए ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट हुआ था 5 लाख। एसएससी ने एसेट परचेज किया था, न्यू एसेट परचेज किया था 6 लाख का। तो बोलिए पूरा 5 लाख का कैपिटल गेन था, 6 लाख का एसेट परचेज किया गया है, तो 5 लाख तो यूटिलाइज किया गया है, एक्स्ट्रा 1 लाख उन्होंने यूटिलाइज किया है, वो अलग बात है। 5 लाख जो कैपिटल गेन अराइज किया था वो तो यूटिलाइज हुआ है, मतलब 5 लाख कैपिटल गेन का अमाउंट एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। मतलब उन्होंने 5 लाख के अगेंस्ट में कोई भी टैक्स पे नहीं किया, 5 लाख के अगेंस्ट में बेसिकली टैक्स पे ही नहीं हुआ है, एग्जेम्पशन मिल गया। बट ये 6 लाख वाला एसेट को 3 साल होल्ड करना है, 6 लाख वाला एसेट को 3 साल होल्ड करना है। 5 लाख को यूटिलाइज करके न्यू एसेट परचेज किया गया, न्यू एसेट का कॉस्ट है 6 लाख, तो 6 लाख वाला एसेट को 3 साल तक तो होल्ड करना है। 3 साल के अंदर मान लो इसको ट्रांसफर कर दिया गया, और ट्रांसफर किया गया इसको 7.5 लाख में, तो इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 7.5 लाख। मान लीजिए न्यू एसेट को ट्रांसफर किया गया था विद इन ए शॉर्ट पीरियड, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कैटेगरी में आ रहा है वो चीज़, तो 7.5 लाख जो है वो तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसमें से लेस क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कितना लेस करोगे? कॉस्ट कितना है एसेट का? 6 लाख। 6 लाख एसेट का कॉस्ट है, बट कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन आपने कितना लिया था? 5 लाख, तो 6 लाख से 5 लाख लेस होगा, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा 1 लाख। तो 6.5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बात यहां तक समझ में आया? आपका हिसाब से कितना होना चाहिए? 7.5 से 6 लाख को लेस करने में 1.5 लाख का कैपिटल गेन होना चाहिए। अगर हम मानेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6 लाख है, क्योंकि न्यू एसेट को खरीदा गया था 6 लाख में और उसको बेचा गया 3.5 लाख 7.5 लाख में। न्यू एसेट को खरीदा गया था 6 लाख में और उसको बेचा गया है 7.5 लाख में, तो 1.5 लाख का गेन आना चाहिए। यहाँ पे 6.5 लाख का गेन आया, क्यों आया? 5 लाख का एक्स्ट्रा गेन क्यों आया? क्योंकि आपने पहले 5 लाख का एग्जेम्पशन क्लेम किया था और बाद में कंडीशन तोड़ दिया, इसलिए वो 5 लाख जो एग्जेम्पशन आपने क्लेम किया था वो एग्जेम्पशन कैंसिल होना चाहिए, उसको हमने कैंसिल कर दिया।
बात समझ में आ रही? वो 5 लाख को यहाँ पे टैक्सेबल कर दिया, तो आपका हिसाब से जो 1.5 लाख टैक्सेबल होना चाहिए वो 1.5 लाख तो हो रहा है, प्लस 5 लाख हो रहे, वो एग्जेम्प्टेड अमाउंट जिसको आपने पहले एग्जेम्पशन के रूप में क्लेम कर लिया वो आज टैक्सेबल हो गया क्योंकि आपने कंडीशन तोड़ दिया। तो 1.5 लाख प्लस 5 लाख मतलब 6.5 लाख टैक्सेबल हो रहे। बात समझ में आ रही? तो अगर किसी ने एग्जेम्पशन ले लिया बट बाद में कंडीशन तोड़ दिया तो जितना अमाउंट के ऊपर एग्जेम्पशन लिया गया था वो अमाउंट बाद में टैक्सेबल हो जाता है। बट टैक्सेबल होने का रूप क्या है? न्यू एसेट को बेचने में जो मिला वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वहां से हम लोग लेस करते कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लेस नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को लेस करेंगे, करने के बाद जो फिगर आएगा उसको हम लेस करेंगे एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो गया, मतलब कैपिटल गेन इन्फ्लेट कर जाएगा, और कैपिटल गेन उतना ही इन्फ्लेट करेगा जितना का आपने एग्जेम्पशन क्लेम किया था। बात समझ में आ रही? ओरिजिनल एसेट के रेस्पेक्ट में, वो अभी न्यू एसेट के रेस्पेक्ट में टैक्सेबल हो जाएगा। फर्क यही है कि ओरिजिनल एसेट के ऊपर कैपिटल गेन अराइज किया था, आपने एग्जेम्पशन ले लिया था, अभी न्यू एसेट को आपने जल्दी ट्रांसफर कर दिया, टाइम लिमिट जो एक्सपायर नहीं किया उसके अंदर आपने ट्रांसफर कर दिया, तो वो एग्जेम्प्टेड अमाउंट न्यू एसेट के रेस्पेक्ट में टैक्सेबल हो रहे हैं, जो टैक्सेबल होना चाहिए था ओरिजिनल एसेट के रेस्पेक्ट में। बात यहाँ क्लियर होगी? यही था सेक्शन 54 का पूरा चीज। अभी एक बार देखो, आपको हम प्रोविजन दिखा दे कि कहाँ लिखा हुआ ये बात। आपने सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 में आना पड़ेगा। रुकिए एक मिनट, सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 का क्लॉज 1 क्लॉज 2, क्लॉज 1 में लास्ट 3 लाइन्स, क्लॉज 2 में लास्ट 3 लाइन्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा, मैंने जो बताया वही लिखा हुआ।